हेलो, आज की क्लास अपनी समांतर श्रेणी की पुनः प्रारंभ हो रही है। तो आप लोग वही नोटबुक के साथ प्रेजेंट हों, तैयार रहें। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सार्वंतर क्या होता है, उसके टर्म्स यानी पद क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के आगे के पदों को किस प्रकार निकालते हैं, ये सारा अपन ने प्रश्नमाला 5.1 में पढ़ा। अब इसके आगे अपने पास है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद, इसका अर्थ ये हुआ कि समांतर श्रेणी यदि अपन को दे रखी है तो उसमें nवां पद का अर्थ है जैसे 10वां पद ज्ञात करना, 8वां पद ज्ञात करना, 50वां पद ज्ञात करना या फिर 20वां पद ज्ञात करना, तो वो पद nवां पद कहलाता है। n का मतलब कोई सा भी पद। और जब AP अपन को दे रखी है तो ये तो अपन को पता ही है कि भाई उसमें पहला पद कौन सा है। D आप सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे, यानी दूसरे में पहला पद घटा के या फिर तीसरे में दूसरा पद घटा के। लेकिन साधारण तौर पर अपन दूसरे में पहला पद घटा करके सार्वंतर D का मान ज्ञात करते हैं। तो nवें पद का सूत्र है, nवें पद का संकेत an। an बराबर अपने पास सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो ये संकेत है इनका अर्थ ये होगा an बराबर nवां पद। A का अर्थ होता है प्रथम पद, n का पद होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। D शार्वीय अंतर, शार्वीय अंतर। और इसमें आप नोट लिख सकते हो, यानी आप याद रखें D ज्ञात करने के लिए अपन जनरली इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, अर्थात AP के दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, आपको D प्राप्त हो जाएगा। ये ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। अब इसके बाद में एक यहाँ पर आता है जो अपन ने nवां पद लिखा, इसको कभी कभी L के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, स्मॉल l, यानी nवां पद। nवां पद या इसको बोलते हैं अंतिम पद, या अंतिम पद भी इसको बोला जाता है, अंतिम पद। ये nवें पद का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसके बाद में आता है अंत से nवां पद ज्ञात करना। इसके लिए अपन इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, an बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम का अर्थ ये हुआ कि जो AP अपन को दे रखी है उस AP में अंतिम सिरा, लास्ट सिरा, अंतिम पद, उस पद से nवां पद। और इस सूत्र का अर्थ है प्रारंभ से nवां पद, यानी प्रथम पद से आगे का कौन सा पद ज्ञात करना है,
तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और यदि श्रेणी के अंतिम पद से nवां पद पूछे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। L का अर्थ आपको लिखा रखा है अंतिम पद, N का अर्थ पदों की संख्या, D सार्वंतर, सार्वंतर उसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले के आधार पर एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो इसमें आपकी NCERT की बुक जो कि आपके सिलेबस में इस साल लागू की गई, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है। एपी मीन्स समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, AP 2 7 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात करें, का 10वां पद ज्ञात करो। अब इसका 10वां पद अपन ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखिए 10वां सूत्र अपने पास AN वाला है जिसमें 4 सिंबल हैं, AN, A, N एंड D। यदि ये अर्थ आपके समझ में आ गया तो आराम से इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ आंसर देते समय सबसे पहले अपन लिख लेते हैं A मीन्स पहला पद देख लो कितना है 2। AN का अर्थ है यहाँ पर 10वां पद, यानी ये अपन को ज्ञात करना है। N मीन्स 10, D अपन को ज्ञात करना पड़ेगा A2 माइनस इस सूत्र की सहायता से। आपकी बार सूत्र लगा दिया, जब आपके समझ में आ जाए तो सूत्र नहीं डायरेक्ट मान रखेंगे। जैसे A2 मीन्स दूसरा पद माइनस A1 2 शेष 5, इसलिए 10वां पद। अब 10वां पद ज्ञात करें तो यहाँ लिखेंगे A10 बराबर, अपने पास पहले nवें पद का सूत्र लिख दो, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें मान रख दो, N का मान 10, A मीन्स 2, N मीन्स 10 माइनस 1 इंटू D 5 इक्वल 2 प्लस 10 में से 1 घटाओ पहले 9, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह, कुल मिला के अपने पास आ गया 2 प्लस 45, यानी आंसर हुआ 47। इस तरह से अपन को क्वेश्चंस हल करने हैं। आगे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, AP का कौन सा पद -81, कौन सा पद, यानी पद नंबर पूछा है, यानी n का मान आपको निकालना है, लेकिन सूत्र वही लगाएंगे अपन। तो यहाँ आंसर देते समय वही अपन को A मीन्स 21 दिया हुआ पहला पद, D का मान 18 माइनस 21, A2 माइनस A1, तो D यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है -3। n अपन को इसमें ज्ञात करना है, लेकिन ये -81 क्या है, ये आपको पद नंबर ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं कि ये nवां पद है, nवें पद को an का मान -81 है। अब इसको भी हल करेंगे तो अपन सूत्र तो वही लगाएंगे, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस सूत्र में मान रखते जाओ, an का मान -81, A का मान 21
प्लस n का मान मालूम नहीं है, d -3, d का मान ऋणात्मक है इसलिए कोष्टक में लिखें -81 21 प्लस -3 को इस पूरी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको और इसको गुणा करेंगे, पहले -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, -3 को -1 से गुणा करें तो कितना आएगा +3। या आप इस कोष्टक को हटाएं तो अपने पास सीधा डायरेक्ट ये आएगा। भाई यहाँ तो प्लस चिन्ह है, लेकिन इन संख्याओं को -3 से गुणा करेंगे तो -3 को n से किया -3n, -3 को -1 से गुणा किया तो +3। अब ये अपने पास समीकरण बन गई। इसको पक्षांतरण कर दो, -3n को इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया पक्षांतरण में, 21 प्लस का है, 3 भी प्लस का उसी पक्ष में है, 81 को अपन इधर लाएंगे तो ये भी प्लस होगा। कुल मिलाकर के 3n बराबर, इनको जोड़ो, 1 4 5, 8 2 10, यानी n बराबर, अब 3 को पक्षांतरण करो तो 105/3, n बराबर 3 का भाग दो, 3 5, अर्थात 35वां पद -81, इसलिए आप ये लिख दें नीचे 35वां पद। कौन सा पद? 35वां पद -81 है। इस AP का 35वां पद -81 होगा। तो सूत्र तो अपने पास वही काम कर रहा है, लेकिन ये 4 सिंबल हैं A D N A L, इन चारों में से 3 का मान अपन को क्वेश्चन में दे रखा है और चौथे का मान निकालना है। कभी वो n का मान पूछेगा, कभी a का मान पूछेगा, कभी d का मान पूछेगा, कभी अंतिम पद an का मान पूछेगा। इसको व्यापक पद भी बोलते हैं, अंतिम पद को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अलग टाइप का है। वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9, तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब ये AP ज्ञात करने के लिए देखिए, आप लोगों को पहले ये मैं बता देता हूँ कि अपन जैसे 10वां पद an बराबर ये सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। 10वां पद ज्ञात करेंगे तो अपने पास a10 आएगा कि नहीं, a प्लस 10वां पद ज्ञात करेंगे, ये मान 10 होगा d, यानी कुल मिला के a प्लस कितना हो जाएगा 9d। a प्लस 9d मीन्स 10वां पद। इसी तरह से अपन 20वां पद ज्ञात करेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस 19d। 50वां पद ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र के अनुसार 50वें पद का सूत्र ये होगा 49d। और यदि अपन 18वां पद ज्ञात करें तो a18 बराबर a प्लस 17d, ये सूत्र होगा। तो इस तरह से अपन किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दूसरा पद ज्ञात करेंगे a2 बराबर आएगा a प्लस डी। 7वां पद ज्ञात करेंगे तो a7 का मान आएगा a प्लस 6d। 5वां पद ज्ञात करेंगे तो अपने पास मान आएगा a प्लस 4d। तो शायद ये पद ज्ञात करने वाला सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। ये nवें पद के सूत्र से ही मान निकलता है। तो यहाँ पर देखो, अपन को एक तो तीसरे पद का मान दिया है, एक 7वें पद का, तो इन दोनों का पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई भी AP तभी निकलेगी जब उसमें पहला पद मालूम हो और उसका सार्वंतर भी मालूम हो, तो AP प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें नहीं तो पहला पद मालूम है,
नहीं डी मालूम है, तो पहला पद ज्ञात करने के लिए और डी ज्ञात करने के लिए पहले इसमें दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो आंसर देते समय इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे हल करें। तीसरे पद का फॉर्मूला लगाओ a + 2d, ये तीसरा पद हो गया और इसका मान बराबर दिया हुआ कितना 5। एक समीकरण अपनी बन गई। फिर देखिए ये कौन सा है, सातवां पद। तो सातवें पद का सूत्र होता है ये, तो इसका मान कितना 9। समीकरण 2 बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करें तो हमें a तथा d का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब a मीन्स पहला पद और d मीन्स सार्वंतर, ये मालूम हो तो AP तो ज्ञात कर ही सकते हैं। तो इन दोनों को हल करते हैं घटाने पर, और घटाते समय समीकरण नीचे वाले के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो गए, a+ का a- का ये तो कट गया, 2d+ का 6d - का, तो योग करेंगे तो माइनस का 4d आएगा बराबर 5+ का 9 - का कितना बचा -4, d बराबर -4/-4, या d बराबर माइनस से माइनस कट गया 1, प्लस का 1 आया d का मान। देखो जोड़ घटाव पक्षांतरण करते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। और इतनी बात तो जो स्टूडेंट कक्षा 10 में पढ़ता है उसे आती ही है। तो d का मान 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में आगे देखें तो a का मान निकालना पड़ेगा। तो ये d वाला मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखें तो a+ 2 गुणा d मीन्स 1 बराबर 5, या a+ 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा 5। पुनः पक्षांतरण a बराबर 5 - 2, तो a का मान हुआ 3। a तथा d प्राप्त हो गया तो AP ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए AP बराबर AP का पहला पद तो 3 होगा, दूसरा पद पहले पद में d जोड़ दो 1 4, फिर तीसरा पद इसमें 1 जोड़ दो 5 6 7 8 ... इस तरह से AP बनेगी, क्योंकि हर पद में 1 1 जोड़ना पड़ेगा। d का मान 1 है जिसमें पहला पद 3 होगा और उसके बाद 1 1 जोड़ने पर आएगा, तो AP प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर इसमें प्रश्न मिक्सिंग है, भाई समीकरण हल करना आना चाहिए और समीकरण हल करने के पश्चात AP ज्ञात करने के लिए तो वही काम करना पड़ेगा, पहला पद और d मालूम हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस टाइप का है। यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल 6 में है क्या संख्याओं की सूची, ये सूची दे रखी है जो कि AP है। कोई पद 301 है, कोई पद 301, इसका मतलब पद नंबर ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। और n का मान ज्ञात करने के लिए ये अंतिम पद है 301, AP आपको दे ही रखी है। तो सेम जो एग्जाम्पल नंबर 4 था उसी की तरह आपको करना है, यानी आंसर A का मान यहाँ पर दिया हुआ 5, D ज्ञात करें तो अपने पास दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कितना आया 6। फिर इसके बाद में n का मान तो अपन को निकालना ही है,
लेकिन ये अंतिम पद है, अंतिम पद को an भी लिखते हैं और स्मॉल l भी लिखते हैं। ये 301 है। तो अब अपन फॉर्मूला वही an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसमें मान रख दो। यदि n का मान धन पूर्णांक संख्या आएगी तो ये पद होगा, और n का मान यदि भिन्न में आ गया यानी पॉइंट वाली संख्या आ गई या फिर ऋणात्मक संख्या आ गई तो फिर ये पद नहीं होगा। तो देखते हैं n का मान कितना आता है। an का मान देखो 301, a का मान 5 प्लस n मालूम नहीं है, d का मान यहाँ प्लस 6 है, लेकिन d का मान ऋणात्मक होता तो वही कोष्टक में लिखते 301 5। अब कोष्टक खोलेंगे तो 6 इससे गुणा होगा 6n, 6 को -1 से गुणा करो -6, पुनः पक्षांतरण करो 301, 5 को इधर लाएंगे माइनस होगा, 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा बराबर 6n। कुल मिलाकर के अपने पास 307 प्लस के 301 और 6 7 हो गए, -5 बराबर 6n। 307 में से 5 घटाएंगे 302 6n। ओके, या n बराबर अपने पास आएगा 302/6। 6 का भाग दो, 6 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, शेष 0, 2 उतारेंगे 2 में भाग नहीं जाता, भाग टूट का 0। पॉइंट 20 में देंगे तो कितना आएगा 3 3, इस तरह से आता रहेगा इनका। अब देखो n का मान धन पूर्णांक नहीं है, दशमलव संख्या आ गई, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई भी पद 301 नहीं है। और यदि इसी n का मान केवल मात्र 50 आता या 51 आता या 49 आता तो हम ये लिख देते कि उसका 50वां पद 301 है, 49वां पद 301 है या 51वां पद 301 है। लेकिन अब कौन सा पद लिखें? नहीं तो इसको 50 लिख सकते, नहीं इसको 51 लिख सकते। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, चूंकि n धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है, धन तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए कोई भी पद 301 नहीं। ये अपना इसमें आंसर होगा। ओके, तो ये 4 टाइप के प्रश्न इसमें हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य हैं? अब 2 अंकों की संख्या सबसे पहले देखें अपन तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक की होती है 10 और सबसे बड़ी होती है 99। 2 अंकों की संख्या यहाँ तो फिक्स है अपने पास कि 10 से लेकर 99 तक, लेकिन मान लो अपन को 4 अंक वाली दे दे कि 4 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य कितनी होगी, तो उनको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको तो अपन काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट करके नहीं करना, अपन को फॉर्मूले के हिसाब से करना है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले तो अपन संख्या लिखते हैं। 2 अंकों की संख्याएं, देखिए 2 अंकों की संख्याएं जो होती हैं वो 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 98, 99 ये संपूर्ण संख्या आ गई। लेकिन इनमें भी केवल 3 से भाज्य, 3 से भाज्य या विभाज्य एक ही बात है।
विभाज्य संख्याएं, इनमें से 3 से विभाज्य संख्या देखिए 7 से छोटी। 10 में तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, तो सबसे छोटी 12 है। 12 के बाद 15, फिर 18, फिर 21, डॉट डॉट, अंतिम 99। ये संख्या हो गई, इसलिए यहाँ पर ये एपी बन गई, क्योंकि सभी में 3 का अंतर है, सेम अंतर हो गया तो एपी बन गई सूची। तो यहाँ पर एपी में पहला पद 12, डी का मान वैसे आपको दे ही रखा है, 3 से विभाज्य मीन्स 3 या 3 की विभाजक या 3 का पूरा पूरा भाग, तो 3 के गुणज एक ही बात है। अंतिम पद भी अपन को यहाँ पर दिया हुआ है, अंतिम पद 99। इसका अर्थ ये हुआ कि अपन को n का मान ज्ञात करना है, यानी 3 से भाज्य संख्या कितनी है, पद कितने होंगे। इसमें टोटल पद 1 2 3 4 5 नहीं है, क्योंकि बीच में डॉट डॉट आ गया, तो इन पदों को गिनना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो पद संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र अपना वही लगेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, मान रख दो। an का मान 99, a का मान 12, n का मान ज्ञात करना है, d का मान यहाँ पर 3 है, 99 12, कोष्टक खोल के 3 से गुणा करो, 3n माइनस 3, पुनः पक्षांतरण 99, 3 को इधर लाएंगे प्लस होगा, 12 माइनस का हो जाएगा 3n। अब इसके बाद में ये 102 में से 12 घटाओ 90, 3n, n बराबर 90/3, भाग में चला जाएगा 3, तो n का मान हुआ 30, अर्थात 30 संख्या ऐसी हैं जो 3 से भाज्य है, इसलिए 3 से विभाज्य संख्याएं 30 हैं, 30 हैं, ये अपना उत्तर होगा। तो ये अपने पास 5 टाइप के प्रश्न हो गए। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न अपन देखते हैं इसमें, AP 1074 -62 का अंतिम से 11वां पद। ये आपको AP दे रखी है, जिसमें अंतिम पद भी दिया हुआ है, पहला पद भी दिया हुआ है, डी भी ज्ञात कर सकते हैं, और 11वां पद अंतिम से ज्ञात करना है। तो यहाँ अंतिम वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। आंसर देते समय ए लिख ले पहले, डी का मान सूत्र वही लगेगा, कौन सा, A2 - A1। A2 का मान देख लो 4 - 7, या फिर A2 मीन्स 7 - 10, बात वही है। तो कितना आ गया, -3। और अंतिम पद an भी लिखते हैं, इसको l भी लिखते हैं, ये है -62। ओके, अपन को निकालना है n का मान। an बराबर सूत्र लगा दीजिए, l प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा इसमें। यदि a लिखते हैं तो प्लस आता है, l लिखें तो माइनस चिन्ह, ये ध्यान रखना। d 11वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान तो यहाँ 11 हुआ ना, n मीन्स 11, तो 11वां पद ज्ञात कर दीजिए, A11। अंतिम पद -62 माइनस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान -3। ठीक है, अब इसके बाद में A11 बराबर -62, यहाँ पर देखो -3, पहले घटा लेता हूँ, 11 में से 1 घटाओ 10, -3, या फिर -62,
ये दोनों गुणा होंगे, जब कोष्टक खोलेंगे तो गुणा होगा। -10 को -3 से गुणा करेंगे तो +30, -62 और प्लस का 30, माइनस की 62 हैं, प्लस की 30 हैं, तो शेष तो अपने पास -42 ही बचेगा। अर्थात अंतिम से 11वां पद एपी में ज्ञात करेंगे तो -42 आएगा। यानी यहाँ चिन्हों का और कोष्टकों का खोलना अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो इसे प्रश्न में अंतिम से nवां पद पूछा, उस सूत्र का प्रयोग करके हमने ज्ञात कर दी। तो ये छठे टाइप का प्रश्न आपका हो गया। ओके, अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा रिटन क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है। एग्जाम्पल 9 जो आपको बोल के बता देता हूँ कि ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज है ये, निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनती है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यहाँ पर देखिए ये एक एपी बनती है या नहीं, इसको देखने के लिए ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज में अपन 1-2 वर्ष का निकाल के देख लेते हैं। यदि अंतर सेम आया तो फिर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। साधारण ब्याज हमेशा एपी में आता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज एपी नहीं होता। ये आपको पूर्व प्रश्नमाला 5.1 पढ़ाई उस समय भी बताया गया था। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें इससे पूर्व आपको ये बता दूं कि जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें कुछ त्रुटि हो रही है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर चिन्ह की मिस्टेक है या नहीं, ये पुनः देख करके बताएंगे, क्योंकि चिन्ह के हिसाब से आपका आंसर -42 ही आ रहा है और बुक्स में -32 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा देख के पुनः बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें तो देखिए यहाँ पर धनराशि प्रिंसिपल मूलधन दिया 1000 रुपये, धारे जिसको अपन रेट लिखते हैं वो 8% है, ये अपन को दिया हुआ है। तो पहले एपी चेक करने के लिए प्रथम वर्ष का ब्याज निकालते हैं। ब्याज, अब ब्याज का सूत्र तो अपन जानते हैं P × R × T बटा 100 होता है। साधारण ब्याज का सूत्र PRT/100 बराबर P का मतलब 1000 है, R का 8 है, गुणा समय 1 वर्ष का निकाल रहे हैं बटा 100, तो ये कितना आया 80 रुपये। इसी तरह से दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो अपने पास वही सूत्र यही होगा, PRT 1000 गुणा R का मतलब 8, लेकिन T अब की बार 2 वर्ष हो गया, बराबर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो अपने पास देखिए कितना आ रहा है 160 रुपीज़। तीसरे वर्ष का ब्याज जब 3 का निकालेंगे तो 1000 गुणा 8 गुणा 3 होगा बटा 100 बराबर कितना आ गया अपने पास, 2 0 से 2 0 कट ही जाएंगे, 240 रुपये। तो इस प्रकार ब्याज बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ब्याज राशि की सूची बनाएं अपन
प्रत्येक वर्ष की, तो वो इस प्रकार से बन रही है। पहले वर्ष में 80 लगेगा, 2 वर्ष लगोगे 160 रुपये ब्याज लगेगा, 3 वर्ष रखने पर 240 और आगे जितना भी। तो ये हो गया, अपने को 30 वर्ष में निकालना है, तो 30 वर्ष तक, जो कि एक एपी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यह है एपी है, यह है एपी है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष 80 रुपये बढ़ जाते हैं। 80 80 160, 160 में 80 जोड़े 240, 240 में 80, यानी 80 80 रुपये हर वर्ष बढ़ता ही रहेगा। तो एपी है, और इस एपी में पहला पद 80, डी का मान भी 80, एन का मान 30 वर्ष पूछा है, और ज्ञात करना है 30 वर्षों के ब्याज की परिकल्पना, यानी 30 वर्षों में कुल ब्याज कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न बना अपना। अब आगे इस प्रश्न को जब अपन हल करेंगे तो वही फॉर्मूला अपन एनवें पद वाला लगा देंगे और लगा करके अपन हल कर देंगे। इसलिए 30 वर्षों का ब्याज, 30 वर्षों का ब्याज देखिए कितना होगा 30 वर्ष बाद में। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स 30, ए का मान पहले वर्ष का ब्याज 80 प्लस एन मीन्स 30 माइनस 1, डी का मान 80 बराबर 80 प्लस 29 इंटू 80, 80 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 7 16 और 7 23, 2320 और 80 को जोड़िए 2400 रुपये। तो 2400 रुपये आपको ब्याज के रूप में देने होंगे। तो ये अपना इसका फाइनल आंसर होगा। अब इस प्रकार से इस प्रश्न को देखें तो ये एक मिक्सिंग प्रश्न हो गया। साधारण ब्याज जो कि पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा था, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने PRT/100 लिखा, उसकी सहायता से पहले दूसरे तीसरे 3 वर्षों का निकाल लें, आपको पता लग जाएगा एपी है या नहीं। ब्याज में एपी बन रही है तो ब्याज की एपी के द्वारा 30 वर्षों का ब्याज निकालना, 2400 रुपये प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अपनी इस प्रश्नमाला 5.2 के अंदर ये 6-7 प्रकार के प्रश्न हैं। अब मैं 5.2 के प्रश्नों का प्रिंट आपको दे देता हूँ, जिससे कि आप लोग आगे इन प्रश्नों को हल करें। और जो भी प्रश्न नहीं होता उस प्रश्न को आप मेरे इस नंबर पे कमेंट्स करके पूछ लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रश्न बता सकूं। और पूर्व में जो वीडियो इससे पहले आपको दिया गया, उस वीडियो के अंदर वो पहला वीडियो था, कुछ अपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी या उसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस तरह की कोई दिक्कत है तो वो पहला वीडियो था। धीरे धीरे इसमें सुधार होगा और आगे की क्लासें आपको और थोड़ी साफ सुथरी देखने, समझने और सुनने के लिए मिल जाएंगी। ओके, ये आपकी बुक की प्रश्नमाला
5.2 है। तो इसमें से क्वेश्चन देख कर के आप लोग हल करने की कोशिश करें। जितने प्रश्न हो जाएं अच्छी बात है, जो प्रश्न नहीं हो वो कमेंट्स करके आप पूछ लें, तो मैं आप लोगों को वो प्रश्न बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार से अपने पास ये प्रश्न है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जब तक आप लोगों के सामने उपस्थित हों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।